जॉन एलिया ने कहा था कि उर्दू गज़ल का हर अच्छा शेर मीर का है, चाहे उसे किसी ने भी कहा हो। तो उर्दू गज़ल की रिवायत में मीर साहब के जितने इम्तियाज़ात हैं उनके लिए हमें ख़ासा वक्त दरकार होगा अगर हम उन पर बात करें। और हमारे मेहमानान को हमने सुनना है, इसके बाद दूसरा हिस्सा भी शुरू होगा। तो मैं हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, इनकी बहुत मेहरबानी, इनकी मोहब्बत के हमारी दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाए। मैं मुल्तमस हूँ उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर उबैदुल्ला साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और सदारती कलमात से नवाज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब बुस्तान चिश्तियाँ के मुंतज़मीन मुहिब्बी आफ्ताब नवाब यासिर इकबाल और सुपीरियर कॉलेज की इंतज़ामिया जाहिद साहब, बरदरम नासिर करीम साहब और हमारे शोबे के रूह रवां उमर शहजाद साहब और मेरे स्कॉलर्स हाफिज़ साकिब साहब और शाहिद रशीद साहब और अहमद नदीम रहमानी साहब, दीगर जो असाज़ा कराम यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और मुस्तक़बिल के मेमार तालिब इल्म, आप सब लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि हमें इस इज़्ज़त और ऑनर से सरफ़राज़ किया। तो मीर के हवाले से बहुत शानदार गुफ्तगू की जनाब मामूर रशीद साहब ने और बरदरम यासिर इकबाल साहब ने। तो मीर का कोई गोशा इनकी आंखों से ओझल नहीं रहा। मीर के मक्तों के हवाले से यासिर इकबाल की बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू थी। मीर ने वाकई अपने मक्तों पर अपना पूरा ज़ोर सर्फ कर दिया है। ये तहकीक जमील जालबी की है कि मीर तकी मीर अपना जो मक्ता है वो ख़ुसूसी तवज्जो से कहते थे और उनके जो 72 निश्तर मशहूर हैं उनमें ज़्यादातर मक्ते ही हैं। अगरचे इन 72 निश्तरों की कहानी से भी मैं तो मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ कि मीर का जो भी शेर है उस पर आप गौर करते जाएं और जब उसकी परतें खुलने लगती हैं तो वही आप निश्तर बन के आपके दिल में तराजू हो जाता है। तो बड़े शायर की ये पहचान होती है कि उसमें मज़मून आफरीनी होती है। गालिब भी अपने एक शागिर्द को कहते हैं कि मीर मेहदी मजरू को कि बेटा शायरी काफ़िया पैमाई या सनदगरी नहीं है, ये मानी आफरीनी है। और मीर मानी आफरीनी में अपनी इंतहाओं पर पहुंचा हुआ है। कलाम में मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल, दूर अर्ज़ कार तशबीहात और मुश्किल तराकीब का इस्तेमाल जुर्म है और आसान शेर कहना फ़न की पुख्तगी की अलामत है। और मीर वो शायर है जो सहले मुमतना का भी बानी है और इसकी जो सादगी है इसमें ऐसी पेचीदगियाँ और ऐसी ऐसी पहलूदारियाँ हैं कि शारहीन जितना इनके ऊपर गौर करते हैं तो मीर की नई तफ़ाहीम हमारे सामने आती जाती हैं। सदारती खुतबे के लिए मुश्किल ये होती है कि जो कुछ नाक़दीन और शुरका किसी शख्सियत के बारे में कहना होता है वो पहले से कह चुके होते हैं, तो कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। तो मीर के हवाले से मैं सिर्फ़ उसका एक शेर ही पढ़ूँगा और उसी की एक छोटी सी ताबीर और फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। मीर तकी मीर को समझने के लिए हम उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं को देखते हैं। किसी भी मतन की तशरीह दरअसल उसकी मुख्तलिफ़ ताबीरात की मोहताज होती है। तो जब से नई ताबीरें हमारे सामने आई हैं तो मतन की नई नई तशरीहात भी सामने आने लगी हैं।
मसलन हम मतन की तश्कीली किरत करते हैं, फिर रद्द तश्कीली किरत करते हैं, उसका मार्क्सी तनाजुर देखते हैं, उसका तहजीबी और सकाफ़ती पस मंज़र देखते हैं। तो जदीद मुतालियात में मीर का एक पहलू नवाबादियाती भी है। मीर वो शख्सियत है जिसने नशेब व फराज ज़माना सारे देखे, नादिर शाह के हमले को देखा, फिर अहमद शाह अब्दाली को देखा, और अंग्रेज़ों का जो कॉलोनियल पीरियड था उसका भी आगाज़ औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद 1707 से हो ही गया था, तो उसका भी ये ऐनी शाहिद था। तो अपने हिंदुस्तान को लूटते हुए उसने देखा तो कहा, बस इसी एक शेर की, ज़्यादा आपकी जो है ना वो मैं बर्दाश्त का इम्तिहान नहीं लूँगा, गैर ने हमको ज़िबा किया। ये भी इस नुक्ता नज़र से कि इस हवाले से भी मीर को देखा जाए कि जहाँ मीर ने महबूब की सितमगरी को बयान किया, कहीं उस सितमगरी से मुराद आने वाले हुक्मरान या अंग्रेज़ों की इस्तेमारकारी तो उसका इशारा नहीं है। गैर ने हमको ज़िबा किया, न ताकत है ना यारा है, उस कुत्ते ने करके दलेरी सैदे हरम को मारा है। तो अब मोज़ेज़ीन इसके अंदर हिंदुस्तान की सारी जो कॉलोनियल आइडियालॉजी है वो छुपी हुई है कि वो आपका हिंदुस्तान जिसका वर्ल्ड इकॉनमी में शेयर 27% था, 200 साल अंग्रेज़ों की इस्तेमारी ग़ुलामी के बाद जब वो यहाँ से जा रहा था तो 1947 में वर्ल्ड इकॉनमी में इंडो पाक का, क्योंकि उस वक्त हिंदो पाक बन गया था, तो पूरे हिंदो पाक का शेयर 4% रह गया था। तो उसने वाकई यहाँ के वसाइल को लूटा, हमें ज़िबा किया, और सैद हरम से मुराद यकीनन मुसलमान ही हैं जो अंग्रेज़ के मज़ालिम का डायरेक्ट शिकार हुए। तो अब ये ताकत है ना यारा है, इस लफ्ज़ के अंदर भी वो बेबसी छुपी हुई है जो महकूम कौम कुछ कर भी नहीं सकती कि अंग्रेज़ ने यहाँ आकर अपने गुमाश्ते और नुमाइंदे बना लिए थे। उसने कमो बेश 630 रियासतों में हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया, और यहाँ के जो नवाब, राजे, महाराजे मुकर्रर करके और उन राजों महाराजों के मफादात अंग्रेज़ सरकार ने अपने साथ मुंसलिक कर लिए। तो अब इन 630 गुमाश्तों, 630 एजेंटों के ज़रिए उसने पूरे हिंदुस्तान की जो 40 करोड़ अवाम थी इस पर हुकूमत की। इनकी अपनी जो टोटल इनके उम्माल आए थे यहाँ पर वो 30,000 ही थे। तो 30,000 लोगों से उसने 40 करोड़ मुसलमानों को ग़ुलाम बना के रखा। वजह उसकी ये थी कि उसको यहाँ से अपने नुमाइंदे दस्तयाब हो गए थे। तो मीर की जो असली तफ़हीम है उसको भी अगर हम मलूज़े खातिर रखें तो आज की जो नियो कॉलोनियल पीरियड है, जो जदीद नवाबादियाती अहद है, और इसमें हमारे जो पाकिस्तान को सामने रख लें या इस्लामी रियासतों को सामने रखें, और जो नए नवाबादियाती हरबे हैं उनकी भी नकाब कुशाई हम तफ़हीम मीर के हवाले से कर सकते हैं। तो मौज़ूद सामीन, मीर तो जो है ना वो एक ऐसा शायर है कि वो एक शायर शोर अंगेज़ है। मीर का दीवान जहाँ से भी आप खोलेंगे तो वहाँ से एक शेर शोर अंगेज़ ही बरामद होगा। तो एक मुख्तसर नशिस्त में इस पर बात करना तो मुमकिन नहीं है। मेरे आप ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर दी है, और सदर की गुफ्तगू सुनने तक आम तौर पर सामीन का जो हौसला है वो जवाब दे चुका होता है। तो वो सदर ज़्यादा अच्छा समझा जाता है जो मुख्तसर गुफ्तगू करे। तो मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, तो मेरी इस एक शेर की तफ़हीम को ही काफ़ी समझें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। ये थे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर उबैदुल्लाह साहब। अभी ये चूँकि मीर तकी मीर की 300 साला यौम पैदाइश है आज, तो उनकी सालगिरह बाज़ाब्ता तौर पर मनाई जा रही है। अभी केक तशरीफ़ लाएगा और हम तो इसके बाद आप में से जितने अहबाब अगला हिस्सा जो इस तकरीब का है उसमें शामिल रहना चाहें वो बैठ सकते हैं, जो अहबाब जाना चाहें वो जा सकते हैं। जैसे यासिर साहब शेर सुना रहे थे, गली में उसकी गया सो गया, न बोला फिर मैं मीर मीर कर उसको बहुत पुकार रहा। तो हमने
मीर साहब को बहुत पुकार लिया और आप इस पुकार में शरीक रहे, इसका आपको सवाब होगा। बहुत